हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सर्जन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्षय पांडे आपके साथ आज वापस जो अपना जो पुराना वीडियो था, अपने जो संयोजी ऊतक से रिलेटेड या ऊतक से संबंधित जो बातें करी थी उसको अपन आज आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, अपन ने जो पिछले वाले वीडियो में ऊतक से संबंधित जो बेसिक चीज़ें बात करी थी कि ऊतक होता क्या है, ऊतक किसे कहते हैं या ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये चीज़ें अपन ने बात करी थी। फिर उसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपन ने बात करी थी कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक पादप ऊतक, एक जंतु ऊतक। ठीक है, फिर इसी को अपन ने आगे बात करते हुए बोला था कि आज ऐसे अपन जंतु ऊतक पढ़ेंगे। जंतु ऊतक के बारे में बात करी थी कि क्योंकि जंतु और पादप ऊतक जो होते हैं ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोनों की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत अलग अलग होती है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। इसलिए अपन ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जंतु ऊतक के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। जंतु ऊतक की बात करें तो इसको और आगे इसका और वर्गीकरण करें तो जंतु ऊतक के भी अलग अलग प्रकार है। जंतु ऊतक में अपन ने सबसे पहले किसकी बात करी थी? संयोजी ऊतक की। किसकी बात करी थी अपन ने? संयोजी ऊतक की। नाम से पता चला था अपने को कि संयोजी मतलब क्या करना? जोड़ना। किसको जोड़ना? शरीर की उन सभी भागों को जोड़ना जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जो वर्किंग में भाग लेते हैं। तो संयोजी ऊतक क्या होता है? हमारे शरीर के सभी भागों को जोड़ता है। इस संयोजी ऊतक को भी अपन ने और आगे वर्गीकरण किया था कि इसके और पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से थे? अपन ने संयोजी ऊतक में बात की थी सबसे पहले तरल संयोजी ऊतक। कौन सा था? तरल संयोजी ऊतक की बात करी। तरल का नाम जब भी आता है दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऊतक है जो तरल रूप में पाया जाता है? तो एक ही है, क्या नाम उसका? ब्लड। आपसे क्वेश्चन पूछे मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो अपना आंसर क्या होगा? तरल संयोजी ऊतक। ये वाला जो क्वेश्चन है तरल संयोजी ऊतक जो रक्त के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या अपने राजस्थान सरकार से संबंधित पटवारी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक का पहला पार्ट तरल संयोजी ऊतक अपन ने कल पढ़ा था, जिसमें अपन ने रक्त के बारे में बात करी थी कि रक्त के दो भाग होते हैं, उसकी दो अवस्था होती है कि एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है। रक्त के द्रव भाग को अपन ने कल क्या बोला था? प्लाज्मा कहा था, और ठोस भाग को सीरम कहा था। द्रव प्लाज्मा में पानी ज़्यादा होता है 90%, कुछ फिर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जो रक्त का जो ठोस भाग था उसमें कुछ कणिकाओं के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करी थी, और उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात करी थी जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन उस वीडियो से आगे की बारे में बात करने वाले हैं कि जो दूसरा जो पार्ट है, जो संयोजी ऊतक का जो दूसरा पार्ट है, जिसको अपन कहते हैं ठोस संयोजी ऊतक। कौन सा है? ठोस संयोजी ऊतक। कौन सा दोस्तों? ठोस संयोजी ऊतक। ठोस वर्ड, ठोस शब्द जब भी आता है दिमाग में एक ही चीज़ आती है, हमारे दिमाग में ठोस संयोजी ऊतक क्या हो सकता है? ठोस संयोजी ऊतक हमारे शरीर में हड्डियों की बात करेंगे। किसकी है? हड्डियाँ। हमारे शरीर में हड्डियाँ एक प्रकार के ठोस संयोजी ऊतक है। हड्डियों के बारे में सब जानते हैं, चाहे एनिमल्स, कोई सा भी एनिमल्स हो, सबकी बॉडी में बोन्स होती है। अब वो उनकी बॉडी में जो हड्डियां हैं, बोन्स है, उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अब इस हड्डियों के बारे में वो क्वेश्चंस अपन बात करने वाले इस कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं। हड्डियां की बात करेंगे तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है, कि जो हड्डियां हैं वो हड्डियों की संख्या है क्या? पहला ही कन्फ्यूजन क्या है हड्डियों की संख्या के बारे में। अब अगर अपन रट के चले गए कि हड्डियों की संख्या तो 206 होती है, लेकिन 206 होती किस में? वयस्क में होती है या नवजात शिशु में होती है? किसमें? वयस्क या नवजात शिशु में। अगर आपसे पूछे वयस्क में संख्या कितनी होती है, तो वयस्क में अपना आंसर क्या होगा? 206। और वही अपने को नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में इनकी संख्या कितनी होती है? 300। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो पहला इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नवजात शिशु में कितना होता है? 300 होती है। फिर अपन बात करेंगे हड्डी का, और इसका जो एक और अगला जो क्वेश्चन है जो बन सकता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि हड्डियों में, मानव शरीर की हड्डियों में प्रोटीन कौन सा होता है? कि मानव शरीर की जो हड्डियां हैं किस प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है?
उस प्रोटीन का नाम अपन बात करेंगे ओसिन। मानव शरीर के हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? ओसिन नामक प्रोटीन होता है। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो हड्डियां है, ये हड्डियां किसकी बनी हुई, ये हड्डियां किस तत्व की बनी है? हमारे शरीर में वो कौन कौन से तत्व है जो हड्डियों में पाए जाते हैं या जिनकी मात्रा हड्डियों में ज़्यादा होती है? कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन से होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम ज़्यादा होता है या फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो जब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की मात्रा फास्फोरस से ज़्यादा होती है, और दूसरे जानवरों की बात करें, गाय वगैरह इनकी बात करें, तो उनमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है कैल्शियम की तुलना में। तो बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियों में कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम। और उस कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में 1200 ग्राम। कितना होता है? हमारे शरीर में 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, याद कीजिएगा, हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और कैल्शियम कितना होता है? 1200 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो अगला क्वेश्चन जो इसका बनता है वो क्या है कि इसका यौगिक से रिलेटेड, कि हमारी हड्डियों में यौगिक कौन सा होता है? हमारी हड्डियों में यौगिक कौन सा होता है? हमारी हड्डियां किस यौगिक की बनी हुई होती? उस यौगिक का नाम भी अपने को पता होना चाहिए। उस यौगिक का नाम क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। वापस रिवाइज कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारी हड्डियों में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो अपना आंसर क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। ये कितना होता है इनका? हमारे हड्डियों में कितना % होता है? कि हमारे शरीर में हड्डियों का जो टोटल वेट होता है उसका 50% भाग तो ये यौगिक ही होता है, और बाकी का जो 50% भाग होता है वो क्या होता है? पानी का 50% पार्ट और ये यौगिक का 50% भाग, ये दोनों मिलकर के क्या करती है? एक ठोस भाग हड्डियों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यौगिक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, जो कि हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, कि ये हड्डियाँ कौन कौन सी होती है शरीर में, कि हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ, पैर में कौन कौन सी हड्डियाँ, अब इनके भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो हड्डियों के जो सारा कंप्लीट जो विस्तार से जो अपन पढ़ने वाले, हमारा जो शरीर में कई सारे तंत्र होते हैं, है ना। मानव शरीर की जो तंत्र है उसमें एक तंत्र का नाम है मानव कंकाल तंत्र है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो इस हड्डियों के बारे में, चाहे अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो, उन सभी पार्ट्स की सभी हड्डियों के बारे में अपन जो तंत्र, जो स्केलेटन सिस्टम होगा उसमें बहुत अपन डिस्क्रिप्टिव मेथड से पढ़ेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ठोस संयोजी ऊतक का सबसे पहला पार्ट कौन सा था? हड्डियाँ थी। हड्डियाँ क्या है? एक प्रकार की ठोस संयोजी ऊतक। ठीक है, प्रोटीन कौन सा था? ओसिन। एलिमेंट तत्व कौन कौन से थे? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम कितना होता है? 1200 ग्राम होता है। यौगिक क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करने वाले ठोस संयोजी ऊतक का जो दूसरा भाग, हड्डियों के अलावा और कौन सा दूसरा भाग होता है? हड्डियों के अलावा अपन बात करेंगे इसके अंदर उपास्थि। क्या है? उपास्थि। दोस्तों, हड्डी को अपन क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं, और यहाँ नाम आया उपास्थि। क्या नाम है? उपास्थि, मतलब उप प्लस अस्थि, नाम से पता चल गया। उप प्लस अस्थि मतलब ऐसी हड्डी जो कंप्लीट हड्डी तो नहीं है, पूरी की पूरी ठोस तो नहीं है, लेकिन ठोस जरूर है, उसके अंदर थोड़ा सा मुलायम भाग जरूर होता है। तो ये जो मुलायम हड्डियाँ होती है, ये कैसी होती है? मुलायम हड्डियाँ होती है, और ये मुलायम हड्डियों को अपन क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में? कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो ये उपास्थियाँ हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो उपास्थियों का बना हुआ होता है? ये क्वेश्चंस भी बन सकता है। उपास्थियाँ हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? हमारा कान और नाक की जो हड्डियाँ होती है, कान और नाक की जो हड्डियाँ होती, इसे अपन क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ठोस संयोजी ऊतक का जो दूसरा पार्ट कौन सा हुआ? उपास्थि हुआ, जिसे अपन क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज जो उपास्थि होती है कहाँ होती है? कान और नाक की हड्डी होती है। अब इसके तीसरे वाले भाग की अपन बात करने वाले, ठोस संयोजी ऊतक। तीसरा ठोस संयोजी ऊतक
कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आपने सुना है, जिसको अपन लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? लिगामेंट। इसको हिंदी में स्नायु बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्नायु बोला जाता है। लिगामेंट क्या करते हैं? ये लिगामेंट हमारी बॉडी में क्या करते हैं? लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो हड्डियों को ये क्या जोड़ता है? आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दो हड्डियों को जोड़ता है। जहाँ जहाँ दो हड्डियों को जोड़ा जाता है वहाँ क्या होता है? लिगामेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखो कि ये हमारे यहाँ की हड्डी और यहाँ की हड्डी, अब इनके नाम क्या क्या है जो अपन आगे वाले जो हमारा टॉपिक आएगा स्केलेटल सिस्टम उसमें बात करेंगे। यहाँ की हड्डी के बीच में जो आपको दो जॉइंट दिख रहा है, यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में है क्या? यहाँ लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। अभी अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट की वर्किंग क्या होती है। ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, जो अब चौथा जो अपन बात कर रहे हैं उस चौथे का नाम क्या है? फोर्थ, जिसको अपन टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन टेंडन बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोला जाता है कंठरा। क्या कहते हैं? कंठरा। ये नया नाम है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊतक क्या करता है? अब इतनी तो बात कर ली, हड्डियाँ अपने बॉडी में होती है, उपास्थि हमारे कान और नाक की होती है, लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है, और ये कंठरा क्या करता है? ये नया नाम है। ये नाम क्या करता है? ये कंठरा है क्या? ये अपनी बॉडी में क्या वर्किंग करता है? आपने नोटिस किया होगा यार, अपन जब मूवमेंट करते हैं तो अपनी जो सारी हड्डियाँ हैं वो वहाँ हड्डियाँ मूवमेंट करती है। अपन घूम रहे होते हैं तो हड्डियाँ घूमती है। अब मेरा मन किया कि मेरे हाथ को ऊपर किया, तो यह हाथ ऊपर क्यों हो रहा है? ये किस वजह से हाथ ऊपर हो रहा है? हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो पेशियाँ होती है, वो क्या करती है? हमारे तंत्रिका तंत्र से मैसेज लाती है कि हाथ को मूवमेंट करो। अब ये हड्डियाँ होगी तो तभी तो अपन मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये अब जो पेशियाँ होती है वो हड्डियों को कैसे मूवमेंट करती है? इनका आपस में कनेक्शन कैसे होता है? तो पेशियाँ और हड्डियाँ, जहाँ पे भी हमारे शरीर में पेशियों और हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? यही ऊतक है जो पेशियों और हड्डियों को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये ऊतक जो होता है हड्डी के ऊपर पेशी को चिपकाने का कार्य करता है। हड्डी के ऊपर पेशी को चिपकाने का कार्य कौन करता है? टेंडन, जिसे अपन कंठरा कहते हैं। तो इसका वर्क क्या हुआ? ये हड्डी के ऊपर पेशी को चिपकाता है। तो ठोस संयोजी ऊतक के अपन चारों भागों की बात कर ली, हड्डी की बात कर ली, उपास्थि की बात कर ली, अपने लिगामेंट की बात करी। चौथा कौन सा था? चौथा था कंठरा, जिसे अपन क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संयोजी ऊतक के दो पार्ट पड़े हैं। पहला तरल संयोजी ऊतक और दूसरा कौन सा था? ठोस संयोजी ऊतक। अब तीसरा जो इसका पार्ट बचा है, जो तीसरा जिसका पार्ट बचा है उसे अपन कहते हैं मुलायम संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं उसे अपन? मुलायम संयोजी ऊतक। कौन सा होता है? मुलायम संयोजी ऊतक। नाम देखो, यहाँ तरल की बात थी तो लिक्विड की बात करी, यहाँ ठोस की बात थी तो हड्डियों से रिलेटेड बात करी, अब यहाँ पे बात आ गई मुलायम की। तो हमारे शरीर में कौन कौन से भाग मुलायम है? और जैसे सॉफ्ट मुलायम की बात आती है तो दिमाग में बात आती है स्किन की। किसकी बात आती है? स्किन की। तो ये ऊतक किससे संबंधित है? हमारी त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित। तो ये जो ऊतक है इसके भी अलग अलग पार्ट है। ये ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक की अपन बात करेंगे, मुलायम संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं? सबसे जो इसका पहला ऊतक होगा उसका नाम होगा एडिपस। कौन सा होगा दोस्तों? एडिपस। एडिपस ऊतक क्या करता है? इसकी वर्किंग क्या है? ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारी बॉडी में इसकी जगह कहाँ है? तो एडिपस ऊतक पाया जाता है त्वचा के नीचे। कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, इसकी जगह अपने को पता चल गई कि हमारी त्वचा के नीचे कौन सा ऊतक पाया जाता है? एडिपस ऊतक पाया जाता है। फिर अपन बात करने वाले हैं कि त्वचा के नीचे होता है लेकिन करता क्या है? इसकी वर्किंग क्या है? त्वचा के नीचे इसकी वर्किंग क्या है? आपने नोटिस किया होगा कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अपनी बॉडी से बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि गर्मी का सीज़न है, बाहर टेम्परेचर है 46-45 डिग्री सेल्सियस और अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिफरेंस किस वजह से? हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी तो 46 डिग्री हो सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 46 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देता है। वो कौन नहीं होने देता है? एडिपस ऊतक। यही ऊतक ऐसा है जो बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर से कनेक्ट नहीं होने देता है, क्योंकि हमारी त्वचा के
नीचे, हमारी त्वचा के नीचे ये ऊतक क्या करता है, वसा को संग्रहित करता है। क्या करता है, वसा को संग्रहित करता है। और जब वसा का संग्रहण होगा तो हमारी त्वचा की परत मोटी हो जाएगी और इसी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, बाहर के टेम्परेचर का अंदर के टेम्परेचर से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल अपन पढ़ें कि हमारे जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे अपन एक केटली की थर्मस की बात करते हैं, जो चाय का थर्मस होता है, कि चाय के थर्मस में क्या होता है, अंदर चाय बहुत देर तक गर्म रहती है, चाहे वो सर्दी का टाइम हो। अब सर्दी के टाइम में भी इतने देर तक चाय ठंडी थर्मस में रह सकती है, उसका रीज़न क्या है, वो थर्मस की जो इंटरनल जो सरफेस होती है, उस सरफेस के अंदर ऐसी कोटिंग की भी होती है कि ऊष्मा का संचरण बाहर अंदर नहीं हो सके। तो यही कोटिंग हमारे शरीर में भी होती है, या ऐसा ऊतक हमारे शरीर में भी होता है जो टेम्परेचर को एक्सचेंज नहीं होने देता है। वो ऊतक कौन सा है, एडिपस। ये क्या करता है, त्वचा के नीचे वसा को संग्रहित करता है, जो कि बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देती। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको थर्मल इंसुलेटिंग क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, थर्मल इंसुलेटर कहा जाता है। याद रखिएगा, थर्मल इंसुलेटर किसे कहा जाता है, किस ऊतक को थर्मल इंसुलेटर कहा जाता है, एडिपस ऊतक। समझ गए ना, थर्मल इंसुलेटर मतलब ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, अंदर नहीं आने देता बॉडी के अंदर। अब इसी के अपन दूसरे वाले पार्ट, जो हमारा जो मुलायम संयोजी ऊतक है, इसके दूसरे वाले पार्ट की अपन बात करेंगे। एडिपस की बात करी, अब दूसरा ऊतक जिसका नाम है एरियोलर। क्या है, एरियोलर। अब ये नया ऊतक है, इसका क्या काम है, क्योंकि सबके स्पेसिफिक वर्ग है, तो इस ऊतक का क्या वर्ग है, इसका वर्ग अपन समझते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, जब अपन मकान बनाते हैं, मकान में अपन ईंटों का उपयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ईंट के ऊपर ईंट जमा दी और मकान बन गया, नहीं, क्योंकि ईंट के ऊपर अपन क्या करते हैं, सीमेंट लगाते हैं, फिर एक नई ईंट लगाते हैं, जिससे होगा क्या, ईंट, दोनों ईंटों के बीच में एक तो गैप नहीं रहेगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो ईंटें बहुत मजबूती से चिपक जाएगी, जिससे कि वो आसानी से टूट नहीं सके दीवार। तो यही काम हमारी बॉडी में एरियोलर ऊतक भी करता है। कैसे, क्योंकि अपन ने बात करी थी ऊतक होते क्या, ऊतक समान समान कोशिकाओं के समूह होते हैं, और उसे अपन क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, क्योंकि सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। जो कोशिकाएं फंक्शन के रूप में, स्ट्रक्चर, संरचना के रूप में जो समान होती है, वो आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, ऊतक की तो बनाती है। तो ये सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, और जुड़ने के बाद इनके बीच में जो गैप आ जाता है, इस गैप को भरने का कार्य कौन करता है, ये वाला ऊतक। ये ऊतक क्या करता है कि कोशिकाओं के बीच में आए हुए रिक्त स्थान को भरने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। एडिपस ऊतक क्या करता था, ऊष्मा का प्रवाह है शरीर के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं होने देता है। एरियोलर ऊतक क्या करता है कि कोशिकाओं के बीच में, ऊतक के निर्माण के समय कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान आता है, उसे भरने का कार्य करता है, जिससे कि जो ऊतक हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से चिपक जाए। अब तीसरे ऊतक की, जो हमारा मुलायम संयोजी ऊतक है, जो तीसरे ऊतक की जो अपन बात करेंगे, इसका जो तीसरा पार्ट है, उस तीसरे पार्ट का नाम क्या है, रेक्टिकुलर। क्या नाम है, रेक्टिकुलर। उसका नाम क्या है, रेक्टिकुलर। ये भी नया नाम है। इसके क्या वर्क है, रेक्टिकुलर की बात करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि आपको, जैसे कि रोड पे निकलते हैं तो बहुत सारे ब्रेकर्स होते हैं, चाहे अपन अपने किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, चाहे अपन साइकिल से जा रहे हैं, है ना, चाहे अपन बाइक से जा रहे हैं, चाहे कार से जा रहे हैं, लेकिन ब्रेकर की वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा झटका लगेगा, और उस झटके की वजह से क्या होगा, हमारी हड्डियों के बीच में कोई भी क्रैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो जब बॉडी को कोई झटका लगता है और हड्डियों को क्रैक होने से बचाने के लिए हमारे शरीर में एक सोकर होता है, जिसे अपन रेक्टिकुलर कहते हैं। ये एक सोकर का वर्क करता है। ये क्या करता है, एक सोकर का वर्क करता है कि जो झटका लगता है उसको अवशोषित कर लेता है और जो हड्डी को टूटने से बचा सकता है। ये छोटे छोटे जो झटके होते हैं उसको रोक सकता है। ऐसा नहीं कि अपन बड़ी दीवार से नीचे कूद जाए और अपन हड्डियाँ टूटने से बच जाए। तो ये क्या करता है कि अपने को जितने भी स्मॉल या छोटे छोटे जितने भी झटके लगते हैं शरीर से, उसको रोकता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, शॉक एब्जॉर्बर। क्या कहेंगे इसको अपन, शॉक एब्जॉर्बर। क्या कहेंगे इसको अपन, शॉक एब्जॉर्बर। क्या कहेंगे इसको अपन, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है दोस्तों, इसको अपन रेक्टिकुलर को अपन क्या कहेंगे, शॉक एब्जॉर्बर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन, शॉक एब्जॉर्बर। याद कीजिएगा, इसके वापस से रिवाज कीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, शॉक एब्जॉर्बर। क्यों, क्योंकि शरीर पे लगने वाले सभी झटकों को रोक लेता है।
ये ऐसा क्यों करता है, इसकी ऐसी क्या संरचना होती है कि ये शरीर पे लगने वाले झटकों को अवशोषित कर लेता है, क्यों इसकी संरचना ऐसी होती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये आसानी से इस झटकों को रोक सकता है। इसकी संरचना कैसी होती है, जालीनुमा संरचना का ये ऊतक होता है। ये जालीनुमा संरचना का एक ऊतक होता है जो आने वाले जितने भी शॉक्स है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कौन सा ऊतक पढ़ा, संयोजी ऊतक की अपने बात कर ली। संयोजी तरल संयोजी ऊतक रक्त के बारे में पढ़ लिया था। फिर अपने ठोस संयोजी ऊतक हड्डियों से रिलेटेड, लिगामेंट से रिलेटेड बात करी। इसका जो तीसरा पार्ट था मुलायम संयोजी ऊतक, इसके बारे में अपन ने बात करी। अब जंतु के ऊतक में एक पार्ट अपना क्लियर हुआ, कौन सा वाला, संयोजी ऊतक। अब जो अपन आगे बात करने वाले हैं, जंतु के ऊतक में जो अपन आगे बात करने वाले हैं उस ऊतक का नाम क्या है, उस ऊतक के बारे में जो अपन बात करेंगे, उस ऊतक के क्या वर्किंग है, वो ऊतक कौन सा है, वो ऊतक हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, उसका नाम है उपकला ऊतक। क्या है, उपकला ऊतक। अब ये भी नया नाम आया, कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक। उपकला, उपकला वर्ड है क्या, इस उपकला का मतलब क्या होता है, इस उपकला का मतलब होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब आवरण। आवरण हर बॉडी के शरीर पे आवरण होता है, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, चाहे कोई भी हो, बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो, तो बॉडी के हर पार्ट्स का आवरण होता है। अगर आवरण नहीं होगा तो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मिली हुई है या किसी भी पार्ट की चीज़ें हो, हर किसी भी मिक्स हो सकती है। तो उपकला ऊतक क्या करता है, आवरण बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, आवरण बनाने का कार्य। आवरण किसका बनाता है, बॉडी की जितने भी सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का आवरण होता है। पहली चीज़ तो दिमाग में कि हमारी बॉडी का एक आवरण त्वचा है, तो त्वचा भी एक प्रकार का क्या है, उपकला ऊतक। त्वचा का निर्माण भी किससे होता है, उपकला ऊतक से होता है। ये उपकला ऊतक क्या करते हैं, तो इसका मेन काम क्या था, आवरण बनाने का कार्य करता है। आवरण बनाने का कार्य कौन करता है, उपकला ऊतक करता है। अब इस उपकला ऊतक के भी बहुत सारे पार्ट हैं, इस उपकला ऊतक के भी बहुत सारे पार्ट हैं। वो उपकला ऊतक के पार्ट कौन कौन से हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो उपकला ऊतक है उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसकी सरल सल्की उपकला ऊतक। कौन सा है, सरल सल्की उपकला ऊतक। कौन सा है, सरल सल्की उपकला ऊतक। दूसरा जो उपकला ऊतक है उसका नाम क्या है, उस उपकला ऊतक का नाम है घनाकार उपकला ऊतक। कौन सा है, घनाकार उपकला ऊतक। फिर अपन तीसरे की बात करेंगे, कौन सा है, स्तंभाकार उपकला ऊतक। कौन सा है, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ये इसके मेन मेजर तीन पार्ट है, इसके मेन मेजर तीन पार्ट है जो अपनी बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है उसका आवरण बनाने का कार्य करता है। सबसे पहले सरल सल्की उपकला ऊतक की बात करेंगे। अपना कौन सा ऊतक चल रहा है, उपकला ऊतक चल रहा है, जिसमें सब किसकी बात करने वाले हैं, सरल सल्की उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक क्या करता है, सबका काम तो एक ही है कि आवरण बनाना, लेकिन ये किसका आवरण बनाता है, ये कौन से पार्ट का आवरण बनाता है। अगर अपन बात करेंगे हमारे शरीर में जितनी भी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियों का मतलब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है ना, चाहे वो शिरा हो चाहे धमनी हो, ठीक है, तो इनका आवरण बनाने का कार्य कौन करता है, सल्की उपकला ऊतक। या अपन बात करें वायुकोश, हमारे फेफड़े में कुछ वायुकोश पाए जाते हैं, उसके अंदर भी उनका आवरण भी कौन बनाता है, सरल सल्की उपकला ऊतक। तो पहले आपको समझ में आया, उपकला ऊतक का जो पहला पार्ट है सरल सल्की उपकला ऊतक, ये किस पार्ट का आवरण बनाता है, रुधिर वाहिनियों का, या जो वायुकोश पाए जाते हैं हमारे फेफड़े में उनका आवरण बनाता है। किनका बनाता है, वायुकोश का। फेफड़े के जो वायुकोश है उनका आवरण ये बनाता है। ठीक है, अपन फिर बात करने वाले दूसरे की, घनाकार। घनाकार मतलब क्यूबॉइड। ये ऐसे ऊतक है जिनका आकार कैसा होता है, घनाकार। मतलब ये ऐसे ऊतक है जिनकी कोशिकाएं आपस में घन के रूप में आपस में जुड़ी हुई होती है। कैसी होती है, घन के रूप में आपस में जुड़ी हुई होती है। अब ये ऊतक कौन से ऑर्गन का, किस अंग का आवरण बनाता है, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग है जिनमें घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है,
अब वो ये सिर्फ पाया जाता है मानव शरीर की ग्रंथियों में। कहाँ पे? मानव शरीर की जो ग्रंथियाँ हैं सभी ग्रंथियों में तो नहीं होता है, लेकिन कौन सी ग्रंथि है? सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हमारी लार ग्रंथि है। कौन सी है? लार ग्रंथि है ना, जो कि हमारे मुंह में पाई जाती है। दूसरी है जो स्वेद ग्रंथि। कौन सी है? स्वेद ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे त्वचा के अंदर पाई जाती है। या तीसरी अपन बात करेंगे हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी है? अग्नाशय। और बात करेंगे थायराइड ग्रंथि। इन ग्रंथियों के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? हमारा घनाकार उपकला ऊतक। तो इन ग्रंथियों का आवरण कौन बनाता है? घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है। तो अब तीसरा जो ऊतक स्तंभाकार। स्तंभ का मतलब क्या होता है कि एक सीधा सीधा स्तंभ। तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन है जो एक स्तंभ के रूप में एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए? तो यहाँ पर तो एक ही बात आती है, हमारा आहार नाल। क्या है? आहार नाल। आहार नाल के अंदर जितने भी अंग आते हैं, चाहे वो अमाशय हो, चाहे हमारा स्टोमक हो, है ना, हमारी ग्रास नली हो, या हमारा अमाशय हो, या फिर बात करें यकृत हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर नीचे जाए तो मलाशय की बात आ जाए, तो ये हमारे आहार नाल के अंदर जितने भी सारे अंग आते हैं उन अंग का बाहरी आवरण कौन सा ऊतक बनाता है? स्तंभाकार उपकला ऊतक। कौन सा बनाता है? स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो ये अपने 3 पार्ट पढ़े उपकला ऊतक की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपकला ऊतक, सरल सल्की उपकला ऊतक, ये क्या कर रहा था? ये हमारे रुधिर वाहिनियों का आवरण बना रहा है। और वायुकोष जो हमारे फेफड़े में होते हैं, एल्वियोलिस, इनका आवरण भी सल्की उपकला ऊतक बनाता है। बात करते हैं कि जो घनाकार दूसरा वाला पार्ट, ये क्या कर रहा था? ये हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों का आवरण बनाता है। तीसरा जो स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसे कौन से अंग जो स्तंभ के रूप में होते हैं, वो सारे आहार नाल से संबंधित। क्या है? आहार नाल से संबंधित जो ऊतक होते हैं वो हमारे इसके आहार नाल से संबंधित जो ऊतक, चाहे आंत कोई से भी आते हो, ये उनका आवरण बनाती है। तो हमने जंतु ऊतक में 2 ऊतक पढ़े, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, जिससे कि वो भी अभी की जो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम चल रहा है जो कि वो अपने जो पढ़ाई को सही से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल